Hi friends, Rajiv from the Ablet here. So लास्ट लेक्चर में हम देख चुके थे, लास्ट लेक्चर जो आपने देखा था आपने यूट्यूब पे, वहाँ तक हम स्टोरी कहाँ तक कवर कर चुके थे। हम देख चुके थे हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब कि बहुत ही सभ्य लोग थे उसमें, और ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। उनका रहना, खाना पीना, सहना, और बिल्कुल यूनिटी की तरह से लोग रहते थे। उनकी टाउन प्लानिंग हम देख चुके थे। वहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम उस टाइम पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। और ग्रेट बात वहाँ पे मतलब कि जो उनकी उस टाइम पे जो हमारी आज जो है वो स्मार्ट सिटीज़ हम बनाते हैं, उस टाइम पे वहाँ पे पूरी की पूरी स्मार्ट सिटीज़ बनी हुई थी। मतलब कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, नहाने का स्थान अलग जगह पे था, खाना पीना कहाँ पे स्टोर करके रखना है उस तरह का वो सारा का सारा स्थान अपने पास अलग था। वहाँ पे लैंप, जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स आज लग रही थी, वो लैंप भी स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पे थी। इतने सभ्य लोग थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि हिस्ट्री को पढ़ने का एक ट्रेंड है, वो क्या है पिछली वीडियो में आपने अगर देखा होगा तो आपको याद होगा कि मैनेज से अनमैनेज जाएंगे हम धीरे धीरे। तो बहुत ही मैनेज तरीके के लोग थे। उसके बाद बेटा अगर ये देखो, ये एक इंडिया का स्ट्रक्चर है। अगर ये एक इंडिया है तो इसमें देखो इस तरफ भी पानी है और इस तरफ भी पानी है, ठीक। इधर से भी लोग आ नहीं सकते। तो कुछ लोग माइग्रेंट्स जो हो रहे थे, क्योंकि प्राचीन समय में ऐसा तो था नहीं कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज थे, तो धीरे धीरे खाने पीने के लोग इधर से इधर जाते रहते थे, ठीक। जहाँ जंगल मिलते थे वहाँ जाते रहते थे वो। तो कुछ लोग माइग्रेंट्स हुए, और वो कहाँ से हुए, वो यहाँ से आते गए ऊपर वाली साइड से। इधर देखो, इधर तो पानी है, तो लोग माइग्रेंट्स इधर से हुए। तो ये माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक। वहाँ पे जो लोग रहते थे, कुछ लोग जब आए बाहर से माइग्रेंट्स जो आए, तो उनकी वजह से क्या हो गया, उनकी वजह से जो है वो उनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। और वो लोग कौन थे, वो लोग थे आर्यंस। जब आर्यंस आए बेटा, तो आर्यंस की जो है वो इन्होंने अपना एक नया एज चला दी, जिसको बोलते हैं हम वैदिक एज। आर्यंस जब आए तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैदिक एज। यहाँ पे देखो हमारे जो लोग थे वो कैसे थे, वो कुछ इस तरह के लोग थे। मतलब कि ये देखो, घोड़ा पालते थे, पशु पालते थे, इस तरह के काम किया करते थे। और ये जो आर्यंस लोग आए, ये थोड़े से अपडेट लोग थे, इस तरह के लोग थे, ठीक। तो धीरे धीरे, और ये साथ ही साथ में क्या थे, ये युद्ध के क्षेत्र में भी बहुत ही निपुण थे। युद्ध के क्षेत्र में भी आर्यन लोग जो थे वो बहुत ही निपुण लोग थे, राजनीति में बहुत निपुण थे, राजनीति बहुत अच्छे से जानते थे, ठीक। तो जब ये आए बेटा, तो इन्होंने यहाँ पे आके भी राजनीति करना, धीरे धीरे राजनीति करना स्टार्ट कर दी। और लोग जो थे, जो हमारे जो लोग थे यहाँ पे, ठीक, वो जो जन थे, ये जनता, जो हमारी जनता थी, उनको इन्होंने छोटे छोटे क्षेत्रों में बसाना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि छोटे छोटे गांव बनना स्टार्ट हो गए, जो अभी हम गांव बोलते हैं, जो गांव हैं, ठीक है, जो आपके विलेज हैं। उस समय पे आर्यंस ने राजनीति करना स्टार्ट करी, कैप्चर करना स्टार्ट करा हमारे लोगों को। और इन्होंने वो जो गांव बना उसको इन्होंने बोला मावी। क्या बोला, मावी। और जब मान लो इन्होंने, जैसे ये पूरा इंडिया में छोटे छोटे ऐसे इस तरह से गांव बसा दिए, इस तरह से छोटे छोटे गांव बसा दिए, तो ये जो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति था, कोई एक शक्तिशाली व्यक्ति इन्होंने ढूंढा, जिसकी सब मानते हों, जिसकी सब इज्जत करते हों, जिसके पास पावर हो, जिसके पास पैसा हो, उसको इन्होंने बना दिया मावन। गांव का नाम क्या दिया, मावी। हर छोटे छोटे, जैसे अब हम बोलते हैं ना विलेज है, गांव है, तो उसको ये उस टाइम पे बोलते थे क्या, मावी, ठीक है। और जो प्रधान, जिस तरह से अब प्रधान होते हैं, उसको क्या बोलते थे, ये मावन। धीरे धीरे बेटा इन्होंने लालच डालना स्टार्ट कर दिया, और उस लालच से क्या हुआ, जैसे इस मावन के दिल में लालच आ गया कि मैं और शक्तिशाली बन जाऊं, तो ये क्या करेगा, इस गांव पे अटैक करेगा और इसको भी अपने अंदर कैप्चर कर लेगा। इस तरह से ये भी इसके मावन के अंडर आ गया, और धीरे धीरे इसको भी अपने अंदर कैप्चर कर लेगा, ये भी इसके अंदर आ गया। इस तरह से राजनीतियां चलना स्टार्ट हो गई। तो इसी के दौरान यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो ये आर्यंस है, इसको भी बेसिकली हम दो टाइप्स की एज में देखते हैं,
ठीक, वैदिक एज जो आर्यन है उस एज को हमने नाम दिया है, हमने क्या मतलब हिस्ट्री में इसका नाम है क्या, वैदिक एज। वैदिक एज दो तरह की है, ऋग वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। ऋग वैदिक एज में क्या था, ऋग वैदिक एज में क्या था बेटा, जब ये आए अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो आपने पीछे देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई भी कास्टिज्म सिस्टम नहीं था, कोई कास्ट नहीं थी। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, कास्ट सिस्टम नहीं था, यहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं था बर्थ के ऊपर। लेकिन हाँ, अब लोग रुक चुके थे, लोग एक जगह रुक गए थे, गाँव रुक चुका था। तो अब क्या था, अब कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था लोगों को, जिंदगी जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो काम करना पड़ता था लोगों को, उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने अलग अलग तरह के काम चूज करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन वो कास्ट सिस्टम नहीं था, ध्यान रखना, ऋग वैदिक सिस्टम में, ऋग वैदिक एज में कास्ट सिस्टम नहीं था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं कि ऐसा करते हैं कि अब देखो गांव बन गया है, इसको चलाना है हमें, लोगों को, यहाँ के लोगों को चलाना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो है हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो ठीक है जी, इन्होंने बोला ठीक है, कौन काम करेगा, बोला ठीक है, कुछ बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। अगर बच्चों को, जिसको जो बच्चों को पढ़ा सकता है, अच्छा बोल सकता है, अच्छा बकता है, उसको इन्होंने नाम दे दिया ब्राह्मण। ठीक, ब्राह्मण, ठीक है। यहाँ पे मतलब उस तरह से बनना स्टार्ट हो गया ब्राह्मण। कौन ब्राह्मण होगा, जो बच्चों को पढ़ा पाएगा, जो बच्चों को ज्ञान दे पाएगा, उसको इन्होंने बोल दिया था ब्राह्मण। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने बोला कि अब देखो गांव में अगर काम करना है तो किसान भी, मान लो किसान कर रहे हैं, तो हमें जो अनाज आ रहा है उसको कहीं जाके बेचना भी है, तभी तो पैसा आएगा, बेचना भी है, उसको लाना है, उससे पैसे खरीदने हैं, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो उस सारे उन जो बिजनेस करते थे उनको इन्होंने क्या बोल दिया, उनको इन्होंने वैश्य बोल दिया, उनको इन्होंने वैश्य बोल दिया। अब दूसरी तरफ मैंने आपको एक चीज़ और समझाई कि उस टाइम पे क्या चल रहा था, राजनीति चल रही थी, फाइट्स बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो जो गाँव की रक्षा करते थे, जो हट्टे कट्टे जो लोग थे, जो लड़ा करते थे, लड़ाई में आगे रहा करते थे, उनको इन्होंने बोल दिया क्षत्रिय, उनको इन्होंने बोल दिया क्षत्रिय। और जो जो लोग इन सब की हेल्प करते थे, फॉर एग्जांपल ब्राह्मण के बैठने के लिए साफ सफाई, उसके लिए चटाई बिछाना, उसके लिए मतलब एक टीचर के लिए जो है वो सारी व्यवस्थाएं करना, ठीक है। उसी तरह से इनका जो है वो सामान बिजनेस जो करते थे वैश्य लोग, उनका सामान इधर से उधर रखना, या इनके लिए क्षत्रियों के लिए हथियार बनाना। तो ये जो छोटे लोग थे, मतलब ये जो लोग थे बाकी के बचे हुए, इनको इन्होंने क्या बोल दिया, इनको इन्होंने बोल दिया शूद्रा, मतलब शूद्र लोग जो हेल्प किया करते थे उनको इन्होंने शूद्र बोल दिया। पर एक चीज ध्यान रखना, ऋग्वेदिक में ये चीजें बनी जरूर थी, लेकिन कास्ट नहीं बनी थी। इसमें क्या था कि कास्ट के हिसाब से कोई चीज़ नहीं थी, मतलब कि शूद्र का बेटा जो है, जो शूद्र है, शूद्र का बेटा जरूरी नहीं है कि आगे चल के शूद्र का काम करेगा। अगर वो अच्छा वक्ता है, अच्छा इंटेलिजेंट है, तो वो ब्राह्मण का काम भी कर सकता है। इट्स अप टू यू, जो आपका दिल करेगा वो आप करो। लेकिन बस गाँव को आगे करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, आपको कोई ना कोई काम करना पड़ता था। बस इतनी चीज़ इसमें ध्यान रखना, इतनी चीज़ इसमें ध्यान रखना। ठीक, दूसरी चीज़ क्या थी ऋग्वैदिक में, अब देखो जब ये रुक गए, एक जगह पे रुक गए, तो कुछ ना कुछ करना था काम। तो इन्होंने जो अपना प्रोफेशन बनाया बेटा, ठीक है, वो इनका यहाँ पे, आप अगर ट्रेड की बात करोगे तो कैटल्स, काऊ एटसेट्रा, कैटल्स, काऊ एटसेट्रा जो है इनकी ट्रेड्स में आएंगी। और गॉडेसेस, यहाँ पे अगर भगवान की आप बात करोगे तो ये भगवान जो मानते थे वो बिल्कुल लिविंग थिंग्स को मानते थे, लिविंग चीज़ों को ये बिल्कुल भगवान माना करते थे। जैसे कि वर्षा दिखती थी इनको कि वर्षा होती है, तो इंद्रदेव, ठीक, इंद्रदेव को ये भगवान माना करते थे। बेटा ध्यान से सुन लेना, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर ऋग्वैदिक केस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो गॉड हैं, जो भगवान थे, वो लिविंग थिंग्स को मानते थे, जो इनको बिल्कुल दिखती थी, जैसे वर्षा होती हुई दिखती थी इनको। तो ये इंद्र देवता को बहुत माना करते थे, पूजा करते थे। ठीक, दूसरी तरफ धीरे धीरे जब टाइम बीतता गया तो एक और एज आई, लेटर वैदिक एज। इसमें क्या हुआ, अब लोग जो यहाँ थे ऋग्वैदिक में, अब लोगों में राजनीति, मैंने आपको बताया चल ही रही थी, आर्यंस ने डाल दी थी, तो लोगों में लालच आना स्टार्ट हो गया। लोगों में जब लालच आना स्टार्ट हुआ तो ब्राह्मण को क्या लगा बेटा, ब्राह्मण को लगा कि मेरा बेटा भी अब
ब्राह्मण ही बनेगा। क्षत्रिय को लगा कि मेरा बेटा भी क्षत्रिय बनेगा। और इसी तरह से करते करते जब ये बात मावी तक पहुंच गई, मावी तक पहुंच गई कि अब मेरा जो अगला बेटा है वो क्या मावन ही बनेगा, मैं मावन हूँ, मेरा अगला बेटा भी मावन ही बनेगा। मतलब कि धीरे धीरे अब देखो हुआ क्या एक्चुअल में, जैसे ये धीरे धीरे ये छोटे छोटे गांव थे, जब इसने इसके ऊपर आक्रमण किया, ठीक है, अटैक किया, तो ये क्या हो गया, ये एक बन गया। जब इसने इसके ऊपर कर दिया, ये भी एक बन गया, इनका एक राजा बन गया। ठीक, तो ये जब धीरे धीरे सारा एक के अंदर आ गया, तो ये क्या बन गया, ये आपके जनपद बन गए, जनपद बन गए इस तरह से। ठीक, जनपद तो बन गए थे, ये जनता है, जनता जहाँ रुक गई, जनता के पद जहाँ पैर जहाँ रुक गए वो जनपद बन गए। ठीक, धीरे धीरे जब ये सारे के सारे एक ही व्यक्ति के अंदर आने लगे, ऐसे मान लो ये 10 गांव थे, अब ये 10 गांव का एक ही राजा है मान लो। ठीक, तो ये धीरे धीरे करके बेटा बन गए महाजनपद बन गए धीरे धीरे करके। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर उस समय पे भारत के अंदर 16 महाजनपद टोटल बन गए धीरे धीरे करके। ठीक, 16 महाजनपद बन गए। अब महाजनपद में प्रॉब्लम क्या हो गई, महाजनपद में ये प्रॉब्लम हो गई कि अब लालच आ गया। राजा क्या चाह रहा था, जो राजा था जिसके अंदर ये मान लो 10 गांव, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसके अंदर ये 10 गांव आ रहे थे, उसको क्या लगा, उसको लगा कि मुझे भी क्या है, मेरा बेटा भी अब राजा बने, मेरा बेटा भी क्या बने, मेरा बेटा भी अब राजा बने। उसके अंदर भी लालच आना स्टार्ट हो गया। वैसे सेम ब्राह्मणों के अंदर लालच आना स्टार्ट हो गया कि क्या हो कि मैं अगर ब्राह्मण का काम कर रहा हूँ तो मेरा बेटा भी क्या करे, ब्राह्मण का काम ही करे। क्षत्रिय, हाँ इसमें बहुत फायदा, मेरा बेटा भी ये करे। ठीक, तो अब लालच जब आना स्टार्ट हो गया तो लोगों में हर तरफ से लालच बढ़ा। एक तो किसमें, वंशवाद में। दूसरा लालच किसमें बढ़ गया बेटा, दूसरा लालच किसमें बढ़ गया कि अब हमें प्रॉपर्टी भी इकट्ठी करनी है, क्योंकि अब जनता रुक चुकी थी। तो जनता जहाँ भी रुकती है किसी गांव में, तो गांव में चाहते हैं, सभी चाहते हैं क्या कि हमारी प्रॉपर्टी हो, हमारी ज़्यादा ज़मीन जायदाद हो। वैसा ही लालच आ गया। जब वैसा लालच आया बेटा, तो होना क्या स्टार्ट हो गया कि बहुत सारे यज्ञ होना स्टार्ट हो गए कि जी आप ऐसे वाला यज्ञ करवा लो, इससे आपका क्या हो जाएगा। क्षत्रिय मान लो कहीं फाइट करने जा रहा है तो उसको बोल दिया आप फाइट जीत के आओगे, आप युद्ध जीत के आओगे, आप ये वाला यज्ञ करवा लो। ठीक है, आप राजा ही अपने बेटे को राजा बनाना चाहता है तो आप ये वाला यज्ञ करवा लो। तो इसमें याद रखना, इसमें ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, और धीरे धीरे करके क्या हो गया, इसमें बहुत सारे गॉड बनना स्टार्ट हो गए, बहुत सारे ब्राह्मणों ने यज्ञ करवाना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारी चार चीज़ें आ गई। और मैंने दूसरी तरफ आपको बताया कि जमीन जैसे कि भूमि का टुकड़ा, अब मान लो कोई यज्ञ करवा रहा है तो दक्षिणा में क्या मांगता था कि मुझे इतनी भूमि जो है वो दक्षिणा में दे दो। ठीक है, दक्षिणा में दे दो। तो यहाँ पे आपका ट्रेड क्या बन गया, एग्रीकल्चर बन गया। तो एग्रीकल्चर करने के लिए एक चीज़ और ध्यान रखना, ये कॉमन सेंस ठीक जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्रीकल्चर अगर यहाँ पे ट्रेड था तो एग्रीकल्चर करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, हल की जरूरत पड़ती है ना। तो मतलब कि आयरन भी यहाँ पे इन्वेंट हो चुका था। और क्वेश्चन एक और याद रखना कि जो मनुष्य ने सबसे पहले धातु यूज करी थी वो कॉपर थी। कॉपर यूज करी थी यहाँ पे, और कॉपर और ब्रॉन्ज को मिला के लेटर वैदिक एज में जो है वो आयरन यूज करना स्टार्ट कर दिया था मनुष्य ने। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया होगा, यहाँ तक समझ आ गया है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे ये 2 एजेस हमने पढ़ ली। ठीक, अब टाइप्स ऑफ वेद, अगर वैदिक में टाइप्स की बात करेंगे तो नेम ऑफ वेद जो सभी को पता है, मैक्सिमम सभी को पता है, कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये आपके 4 वेद जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद इसमें है क्या की फीचर्स, इट इज द अर्लीस्ट फ्रॉम द वेदास। ऋग्वेद की बात करने हैं, ठीक है, कि वेदास में सबसे क्या है, अर्लीस्ट जो है वो आपका ऋग्वेद है। ओके, अर्लीस्ट रेफर इन द सिंगिंग। ठीक, कौन सा, सामवेद जो है वो अर्लीस्ट रेफर ऑफ सिंगिंग है। ठीक, यजुर्वेद इट इज आल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ प्रेयर्स। ठीक है, प्रार्थना कैसे करी जाती है, क्या की जाती है, उसमें सारी चीजें, मंत्र वगैरह इसमें सारी चीजें रखी हैं। अथर्ववेद द बुक ऑफ द मैजिक एंड द चार्म्स। ठीक, तो
थोड़ा थोड़ा ये आपको ओवरव्यू इन बुक्स का, इनमें क्या क्या है, इस वेद में क्या क्या है, वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक, अभी तक बेटा हम अपनी स्टोरी में ये चीज़ें देख चुके क्या कि हमारे बहुत ही मैनेज्ड थे, हम बहुत ही मैनेज्ड लोग थे, और धीरे धीरे करके क्या हो गया, धीरे धीरे करके कुछ लोग आए जिनका नाम था आर्यंस, और उन्होंने क्या किया, राजनीति करना स्टार्ट किया। राजनीति में उन्होंने जनता को रोक दिया, जनपद बनना स्टार्ट हो गए, जिसको हमने मावी कहा, और उसमें एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति था जिसको हमने क्या, मावन कहा। और धीरे धीरे करके लोगों में लालच आ गया। मतलब कि पहली बात याद करो जो मैंने पिछले लेक्चर में समझाई थी आपको, पहली बात कि अब हम धीरे धीरे मैनेज से अनमैनेज की तरफ जा रहे हैं। अब बेटा हुआ क्या कि ये जो आपकी एजेस चलती रही, जो आपकी ये वाली एजेस चल रही थी, ठीक, अगर ऋग्वेद की बात करूंगा, ठीक है, तो ये आपकी, और लेटर वेद ये आपकी, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट जो थी आपकी ये एजेस जब चल रही थी, ठीक, तो नियर अबाउट आपकी 600 BC के राउंड अबाउट जब ये एजेस पहुंच चुकी थी, 600 BC के राउंड अबाउट ये चीज़ पहुंच चुकी थी, तो हुआ क्या, लोग बहुत परेशान होना स्टार्ट हो गए, बहुत परेशान होना स्टार्ट हो गए। क्यों परेशान हो रहे थे? क्योंकि हर किसी में लालच आ चुका था, हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, अपने बच्चों के बारे में सोच रहा था, लेकिन कोई भी एक दूसरे के साथ जिस तरह से यूनिटी रहती थी उस तरह से यूनिटी अब थी नहीं। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, लोगों में लालच आ गया, सारी चीज़ें आ गई, मैंने आपको बताया फाइटें होना स्टार्ट हो गई थी, फाइट्स हो रही थी। तो उसी टाइम पे राउंड अबाउट 600 BC के करीब एक नई चीज़ निकल के आई, और वो आपका था बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। पनपा, बहुत अच्छे तरीके से पनपा, और बहुत अच्छा राइज मिला इसको 600 BC के करीब किसको, बुद्धिज्म और जैनिज्म को बहुत ज़्यादा राइज मिला यहाँ पे। क्यों मिला? क्योंकि लोग परेशान हो चुके थे। तो जो लोग हिंदू धर्म से परेशान हो गए, उन्होंने ही बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो है वो राइज होना वहाँ पे स्टार्ट हो गया, यहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म का, और इसको कहा जाता है, और ये जब 600 BC के राउंड अबाउट की बात है तो इसको ही कहा जाता है। मैंने आपको पीछे एक और चीज़ बताई थी क्या, कि लोग क्या करेंगे, लोग जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो इजी वे ढूंढेंगे, और उस इजी वे से निकलने के लिए क्या होगा, रिवॉल्ट, विद्रोह। ठीक, तो यहाँ पे जो रिवॉल्ट हुए, इसी को पहला कहा जाता है धार्मिक विद्रोह पहला। अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो पहला जो धार्मिक विद्रोह हुआ है आपका, वो कब हुआ है, 600 BC में हुआ है आपका। ठीक, बुद्धिज्म की अगर बात करेंगे तो इसको जो है वो किसने फाउंड किया था, किसने इसका लेसन दिए हैं, गौतम बुद्धा ने। ठीक, बुद्धिज्म में अब लोगों को क्या था, लोगों को वहाँ पे बोलना नहीं दिया जा रहा था, जैसे राजा था वो सिर्फ अपनी मनमानी कर रहा था, तो लोग परेशान हो चुके थे। तो गौतम बुद्ध ने क्या बोला कि तुम आओ हम बुद्धिज्म में जाएंगे, और बुद्धिज्म में क्या करेंगे, सबको बराबर अधिकार होगा, किस चीज़ का, राइट टू स्पीच, बोलने का, तुम अपने विचार रख सकते हो, ठीक है, राइट टू एक्शन, बोलने के बाद तुम अपने आप से काम कर भी सकते हो, कोई भी एक्शन ले सकते हो, राइट टू लिवहुड, अपने स्टाइल से जी सकते हो अपनी लाइफ, ठीक, राइट एफर्ट, अच्छी जगह पे एफर्ट मारेंगे हम और उनका आपको फल भी मिलेगा, ठीक, राइट मेडिटेशंस, राइट मेडिटेशन, राइट व्यू, ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने बोली थी। दूसरी तरफ जैनिज्म जो है वो किसने, वो महावीरा, ठीक है, महावीर ने जो है वो इसका किया, और इसमें स्मर्त ज्ञान, ठीक है, राइट नॉलेज मतलब की, राइट नॉलेज की बात की थी कि हमें क्या चाहिए, हमें नॉलेज होना चाहिए पूरा। राजा क्या करते थे उस टाइम पे, पीछे अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने बताया कि लालच आ चुका था, राजा किसी का नॉलेज नहीं मानता था, राजा सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करता था। तो इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे राइट नॉलेज, सबको जो है वो ज्ञान देने का हक है, और सबको राइट अच्छा ज्ञान मिलेगा, एंड राइट थॉट, और अच्छे विचार आएंगे, और अच्छा जो है वो नॉलेज सबको मिलेगा। ये था आपका जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, ठीक, हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी कुछ लोगों को लगेगा कि बीच में से कुछ चीज़ें सीधी स्किप हो गई, तो एक चीज़ ध्यान रखना, अभी हम ओवरव्यू लेके चल रहे हैं, जस्ट ओवरव्यू।
क्योंकि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो क्या कर रहे हैं, जो क्या कर रहे थे, जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे होंगे, या जिनका बैकग्राउंड जो है वो आर्ट्स बैकग्राउंड, आर्ट्स स्ट्रीम से होंगे, जिन्होंने ये चीज़ें पढ़ रखी होंगी, उनको ये पता होगा कि ये और भी डीप होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम प्रेपरेशन कर रहे होंगे, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने कभी हिस्ट्री देखी नहीं है। तो हम चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हैं, चाहे वो आर्ट्स कॉमर्स या साइंस के हैं, हम पहले ओवरव्यू बनाएंगे बेटा, पहले ओवरव्यू लेते जाएंगे एक, उसके बाद धीरे धीरे करके हम इन चीज़ों को डेप्थ में लेते जाएंगे। ओवरव्यू करना बहुत ज़रूरी है। आज अभी जो आपके 5-6 लेक्चर चलेंगे वो चलेंगे सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू, जिसमें आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, एक स्टोरी पूरी की पूरी याद हो जाएगी, और स्टोरी के बाद जब मैं डेप्थ में लेते जाऊंगा तो आप स्टोरी को वहाँ से कैप्चर करते जाओगे। ठीक, ओके। सो बेटा ये थे आपके सारे के सारे, मैंने आपको ये पढ़ा दिया सारा का सारा बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब इसके बाद मैंने एक और चीज़ बताई आपको कि धीरे धीरे राजनीति के चलते हुए क्या हो गया था, महाजनपद बन गए थे। कितने महाजनपद बन गए थे आपके? 16 महाजनपद बन गए थे। फटाफट एक काम करो, ठीक, ये वाले जो 16 महाजनपद हैं इनका फटाफट एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो जो आपको बाद में काम आएगा। ये आपके 16 महाजनपद बन गए। ठीक, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये सारे के सारे महाजनपद भारत के अंदर महाजनपद बन गए, जिनका एक एक राजा हुआ, और इनके अंदर बहुत सारे गांव हुए जिनको राजा अब शोषित करते थे। शोषण करना राजा ने स्टार्ट कर दिया था। ठीक, तो सबसे जो सबसे क्या था, जो सबसे इनमें सबसे जो स्ट्रांग माना जाता था, इनमें जो सबसे स्ट्रांग माना जाता था वो किसको माना जाता था बेटा? वो माना जाता था मगध को वेरी पावरफुल फ्रॉम ऑल ऑफ द 16 महाजनपद, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता था। अब इसका कारण क्या था? इसका ये मेन कारण था। अगर आप इंडिया का ये वाला हिस्सा देखोगे तो मगध जो था वो आपका यहाँ पे था। अब देखो इसका कारण देखो स्ट्रांग क्यों था। पहली चीज इसमें ये थी कि अगर आप देखोगे तो इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है, ठीक, और इस तरफ का एरिया हमारा नहीं है, इस तरफ भी पानी ही सपोज करो सारी तरफ, ठीक, तो ये सारा पानी ही था हमारी तरफ। तो पानी उस समय बोट थी नहीं, शिप्स थे नहीं हमारे पास, तो कोई भी यहाँ से अटैक नहीं कर सकता था। तो ये इसकी सेफ साइड्स थी। अटैक कहाँ से होगा? ऊपर से अटैक होगा। लेकिन ये यहाँ पे आके था, ये देखो इंडिया के मैप में यहाँ पे आके था ये बेटा, ठीक, तो जब भी कोई अगर ऊपर से आएगा तो वो अटैक करता हुआ बाकी महाजनपद से आता था। बाकी महाजनपद उसको सारे के सारे हरा के आना पड़ता था, जो कि एक बहुत ही टिपिकल काम था। तो ये धीरे धीरे करके इसलिए स्ट्रांग हो गया। दूसरी चीज क्या थी? ये साउथ वाले एरिया में यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल हैं, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जंगल थे, तो यहाँ पे इजीली जो है इनको क्या, हाथी घोड़े इस तरह की चीज़ें जो है ठीक इजीली प्रोवाइड हो जाती थी। फाइनेंशियली ये क्यों स्ट्रांग थे? क्योंकि उस टाइम पे लकड़ी का बिजनेस, जैसे मैंने आपको बताया जंगल था, तो वहाँ पे जड़ी बूटियों का और लकड़ी का बिजनेस भी ये अच्छा करते थे, जिसकी वजह से ये फाइनेंशियली भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थे। ठीक, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि 16 जनपद में से कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग था? मगध ज़्यादा स्ट्रांग था। और क्यों था वो मैंने आपको बता दिया, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग था ये। ठीक, दूसरी तरफ अगर बात करें इनके हथियारों की, तो वो इजीली इनको जंगल में जो है वो ऊँट वगैरह, इनको हाथी घोड़े जो है, सॉरी ऊँट नहीं, इनको जो है वहाँ पे हाथी वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाते थे। ठीक, धीरे धीरे करके बेटा, ठीक, वहाँ पे जो है वो आपकी और डायनेस्टीज आएंगी। ठीक, जो कि अब डायनेस्टीज वंशवाद मैंने आपको बताया ना कि क्या हुआ, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो धीरे धीरे वंशवाद फैलना स्टार्ट हुआ। वो वंशवाद कैसे फैलना स्टार्ट हुआ और क्या क्या कौन सा वंश आया, किस तरह से वंश आया, वो हम सारा का सारा जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और कमेंट, शेयर एंड लाइक जरूर करें, क्योंकि आप करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और अच्छा कंटेंट लेके आपके लिए जरूर आऊँगा। थैंक यू।
Hi friends, Rajiv from the Ablet here. So लास्ट लेक्चर में हम देख चुके थे, लास्ट लेक्चर जो आपने देखा था अपने यूट्यूब पे, वहाँ तक हम स्टोरी कहाँ तक कवर कर चुके थे। हम देख चुके थे हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब कि बहुत ही सभ्य लोग थे उसमें, और ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। उनका रहना, खाना पीना, सहना, और बिल्कुल यूनिटी की तरह से लोग रहते थे। उनकी टाउन प्लानिंग हम देख चुके थे। वहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम उस टाइम पे था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। और ग्रेट बात वहाँ पे मतलब कि जो उनकी उस टाइम पे जो हमारी आज जो है वो स्मार्ट सिटीज़ हम बनाते हैं, उस टाइम पे वहाँ पे पूरी की पूरी स्मार्ट सिटीज़ बनी हुई थी। मतलब कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, नहाने का स्थान अलग जगह पे था, खाना पीना कहाँ पे स्टोर करके रखना है उस तरह का वो सारा का सारा स्थान अपने पास अलग था। वहाँ पे लैंप, जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स आज लग रही थी, वो लैंप भी स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पे थी। इतने सभ्य लोग थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि हिस्ट्री को पढ़ने का एक ट्रेंड है। वो क्या है पिछली वीडियो में आपने अगर देखा होगा तो आपको याद होगा कि मैनेज से अनमैनेज जाएंगे हम धीरे धीरे। तो बहुत ही मैनेज तरीके के लोग थे। उसके बाद बेटा अगर ये देखो, ये एक इंडिया का स्ट्रक्चर है। अगर ये एक इंडिया है तो इसमें देखो इस तरफ भी पानी है और इस तरफ भी पानी है, ठीक। इधर से भी लोग आ नहीं सकते। तो कुछ लोग माइग्रेंट्स जो हो रहे थे, क्योंकि प्राचीन समय में ऐसा तो था नहीं कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज थे, तो धीरे धीरे खाने पीने के लोग इधर से इधर जाते रहते थे, ठीक। जहाँ जंगल मिलते थे वहाँ जाते रहते थे वो। तो कुछ लोग माइग्रेंट्स हुए, और वो कहाँ से हुए, वो यहाँ से आते गए ऊपर वाली साइड से। इधर देखो, इधर तो पानी है, तो लोग माइग्रेंट्स इधर से हुए। तो ये माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक। वहाँ पे जो लोग रहते थे, कुछ लोग जब आए बाहर से माइग्रेंट्स जो आए, तो उनकी वजह से क्या हो गया, उनकी वजह से जो है वो उनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। और वो लोग कौन थे, वो लोग थे आर्यंस। जब आर्यंस आए बेटा, तो आर्यंस की जो है वो इन्होंने अपना एक नया एज चला दी, जिसको बोलते हैं हम वैदिक एज। आर्यंस जब आए तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैदिक एज। यहाँ पे देखो हमारे जो लोग थे वो कैसे थे, वो कुछ इस तरह के लोग थे। मतलब कि ये देखो, घोड़ा पालते थे, पशु पालते थे, इस तरह के काम किया करते थे। और ये जो आर्यंस लोग आए, ये थोड़े से अपडेट लोग थे, इस तरह के लोग थे, ठीक। तो धीरे धीरे, और ये साथ ही साथ में क्या थे, ये युद्ध के क्षेत्र में भी बहुत ही निपुण थे। युद्ध के क्षेत्र में भी आर्यन लोग जो थे वो बहुत ही निपुण लोग थे। राजनीति में बहुत निपुण थे, राजनीति बहुत अच्छे से जानते थे ये, ठीक। तो जब ये आए बेटा, तो इन्होंने यहाँ पे आके भी राजनीति करना, धीरे धीरे राजनीति करना स्टार्ट कर दी। और लोग जो थे, जो हमारे जो लोग थे यहाँ पे, ठीक, वो जो जन थे, ये जनता, जो हमारी जनता थी, उनको इन्होंने छोटे छोटे क्षेत्रों में बसाना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि छोटे छोटे गांव बनना स्टार्ट हो गए, जो अभी हम गांव बोलते हैं, जो गांव हैं, ठीक है, जो आपके विलेज हैं। उस समय पे आर्यंस ने राजनीति करना स्टार्ट करी, कैप्चर करना स्टार्ट करा हमारे लोगों को। और इन्होंने वो जो गांव बना उसको इन्होंने बोला मावी। क्या बोला, मावी। और जब मान लो इन्होंने जैसे ये पूरा इंडिया में छोटे छोटे ऐसे इस तरह से गांव बसा दिए, इस तरह से छोटे छोटे गांव बसा दिए, तो ये जो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति था, कोई एक शक्तिशाली व्यक्ति इन्होंने ढूंढा, जिसकी सब मानते हों, जिसकी सब इज्जत करते हों, जिसके पास पावर हो, जिसके पास पैसा हो, उसको इन्होंने बना दिया मावन। गांव का नाम क्या दिया, मावी। हर छोटे छोटे, जैसे अब हम बोलते हैं ना विलेज है, गांव है, तो उसको ये उस टाइम पे बोलते थे क्या, मावी, ठीक है। और जो प्रधान, जिस तरह से अब प्रधान होते हैं, उसको क्या बोलते थे, ये मावन। धीरे धीरे बेटा इन्होंने लालच डालना स्टार्ट कर दिया, और उस लालच से क्या हुआ, जैसे इस मावन के दिल में लालच आ गया कि मैं और शक्तिशाली बन जाऊं, तो ये क्या करेगा, इस गांव पे अटैक करेगा और इसको भी अपने अंदर कैप्चर कर लेगा। इस तरह से ये भी इसके मावन के अंडर आ गया, और धीरे धीरे इसको भी अपने अंदर कैप्चर कर लेगा, ये भी इसके अंदर आ गया। इस तरह से राजनीतियाँ चलना स्टार्ट हो गई। तो इसी के दौरान यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो ये आर्यंस है, इसको भी बेसिकली हम दो टाइप्स की एज में देखते हैं।
ठीक, वैदिक एज जो आर्यन है उस एज को हमने नाम दिया है, हमने क्या मतलब हिस्ट्री में इसका नाम है क्या, वैदिक एज। वैदिक एज दो तरह की है, ऋग वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। ऋग वैदिक एज में क्या था, ऋग वैदिक एज में क्या था बेटा, जब ये आए अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो आपने पीछे देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई भी कास्टिज्म सिस्टम नहीं था, कोई कास्ट नहीं थी। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, कास्ट सिस्टम नहीं था, यहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं था बर्थ के ऊपर। लेकिन हाँ, अब लोग रुक चुके थे, लोग एक जगह रुक गए थे, गाँव रुक चुका था। तो अब क्या था, अब कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था लोगों को, जिंदगी जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो काम करना पड़ता था लोगों को, उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने अलग अलग तरह के काम चूज करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन वो कास्ट सिस्टम नहीं था, ध्यान रखना, ऋग्वैदिक सिस्टम में, ऋग्वैदिक एज में कास्ट सिस्टम नहीं था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं कि अब देखो गांव बन गया है, इसको चलाना है हमें, लोगों को, यहाँ के लोगों को चलाना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो है हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो ठीक है जी, इन्होंने बोला ठीक है, कौन काम करेगा, बोला ठीक है कुछ बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। अगर बच्चों को, जिसको जो बच्चों को पढ़ा सकता है, अच्छा बोल सकता है, अच्छा लगता है, उसको इन्होंने नाम दे दिया ब्राह्मण। ठीक, ब्राह्मण, ठीक है। यहाँ पे मतलब उस तरह से बनना स्टार्ट हो गया ब्राह्मण। कौन ब्राह्मण होगा, जो बच्चों को पढ़ा पाएगा, जो बच्चों को ज्ञान दे पाएगा, उसको इन्होंने बोल दिया था ब्राह्मण। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने बोला कि अब देखो गांव में अगर काम करना है तो किसान नहीं, मान लो किसान कर रहे हैं, तो हमें जो अनाज आ रहा है उसको कहीं जाके बेचना भी है, तभी तो पैसा आएगा, बेचना भी है, उसको लाना है, उससे पैसे खरीदने हैं, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो उस सारे उन जो बिजनेस करते थे उनको इन्होंने क्या बोल दिया, उनको इन्होंने वैश्य बोल दिया, उनको इन्होंने वैश्य बोल दिया। अब दूसरी तरफ मैंने आपको एक चीज़ और समझाई कि उस टाइम पे क्या चल रहा था, राजनीति चल रही थी, फाइट्स बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो जो गाँव की रक्षा करते थे, जो हट्टे कट्टे जो लोग थे, जो लड़ा करते थे, लड़ाई में आगे रहा करते थे, उनको इन्होंने बोल दिया क्षत्रिय, उनको इन्होंने बोल दिया क्षत्रिय। और जो जो लोग इन सब की हेल्प करते थे, फॉर एग्जांपल ब्राह्मण के बैठने के लिए साफ सफाई, उसके लिए चटाई बिछाना, उसके लिए मतलब एक टीचर के लिए जो है वो सारी व्यवस्थाएं करना, ठीक है। उसी तरह से इनका जो है वो सामान, बिजनेस जो करते थे वैश्य लोग, उनका सामान इधर से उधर रखना, या इनके लिए क्षत्रियों के लिए हथियार बनाना। तो ये जो छोटे लोग थे, मतलब ये जो लोग थे बाकी के बचे हुए, इनको इन्होंने क्या बोल दिया, इनको इन्होंने बोल दिया शूद्रा। मतलब शूद्र लोग जो हेल्प किया करते थे उनको इन्होंने शूद्र बोल दिया। पर एक चीज ध्यान रखना, ऋग्वैदिक में ये चीजें बनी जरूर थी, लेकिन कास्ट नहीं बनी थी। इसमें क्या था कि कास्ट के हिसाब से कोई चीज नहीं थी, मतलब कि शूद्र का बेटा जो है, जो शूद्र है, शूद्र का बेटा जरूरी नहीं है कि आगे चल के शूद्र का काम करेगा। अगर वो अच्छा वक्ता है, अच्छा इंटेलिजेंट है, तो वो ब्राह्मण का काम भी कर सकता है। इट्स अप टू यू, जो आपका दिल करेगा वो आप करो। लेकिन बस गाँव को आगे करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, आपको कोई ना कोई काम करना पड़ता था। बस इतनी चीज़ इसमें ध्यान रखना, इतनी चीज़ इसमें ध्यान रखना। ठीक, दूसरी चीज़ क्या थी ऋग्वैदिक में, अब देखो जब ये रुक गए, एक जगह पे रुक गए, तो कुछ ना कुछ करना था काम। तो इन्होंने जो अपना प्रोफेशन बनाया बेटा, ठीक है, वो इनका यहाँ पे, आप अगर ट्रेड की बात करोगे तो कैटल्स, काऊ एटसेट्रा, कैटल्स, काऊ एटसेट्रा जो है इनकी ट्रेड्स में आएंगी। और गॉडेसेस, यहाँ पे अगर भगवान की आप बात करोगे तो ये भगवान जो मानते थे वो बिल्कुल लिविंग थिंग्स को मानते थे, लिविंग चीज़ों को ये बिल्कुल भगवान माना करते थे। जैसे कि वर्षा दिखती थी इनको कि वर्षा होती है, तो इंद्रदेव, ठीक, इंद्रदेव को ये भगवान माना करते थे। बेटा ध्यान से सुन लेना, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर ऋग्वैदिक एज की बात करेंगे तो यहाँ पे जो गॉड हैं, जो भगवान थे, वो लिविंग थिंग्स को मानते थे, जो इनको बिल्कुल दिखती थी, जैसे वर्षा होती हुई दिखती थी इनको। तो ये इंद्र देवता को बहुत माना करते थे, पूजा करते थे। जी, दूसरी तरफ धीरे धीरे जब टाइम बीतता गया तो एक और एज आई, लेटर वैदिक एज। इसमें क्या हुआ, अब लोग जो यहाँ थे ऋग्वैदिक में,
अब लोगों में राजनीति, मैंने आपको बताया, चल ही रही थी, आरएस ने डाल दी थी, तो लोगों में लालच आना स्टार्ट हो गया। लोगों में जब लालच आना स्टार्ट हुआ तो ब्राह्मण को क्या लगा, ब्राह्मण को क्या लगा बेटा, ब्राह्मण को लगा कि मेरा बेटा भी अब ब्राह्मण ही बनेगा, क्षत्रिय को लगा कि मेरा बेटा भी क्षत्रिय बनेगा। और इसी तरह से करते करते जब ये बात मावी तक पहुंच गई, मावी तक पहुंच गई कि अब मेरा जो अगला बेटा है वो क्या, मावन ही बनेगा, मैं मावन हूँ, मेरा अगला बेटा भी मावन ही बनेगा। मतलब कि धीरे धीरे, अब देखो हुआ क्या एक्चुअल में, जैसे ये धीरे धीरे ये छोटे छोटे गांव थे, छोटे छोटे गांव थे, जब इसने इसके ऊपर आक्रमण किया, ठीक है, अटैक किया, तो ये क्या हो गया, ये एक बन गया। जब इसने इसके ऊपर कर दिया, ये भी एक बन गया, इनका एक राजा बन गया, ठीक। तो ये जब धीरे धीरे सारा एक के अंदर आ गया, तो ये क्या बन गया, ये आपके जनपद बन गए, जनपद बन गए इस तरह से, ठीक। जनपद तो बन गए थे, ये जनता है, जनता जहाँ रुक गई, जनता के पद जहाँ, पैर जहाँ रुक गए, वो जनपद बन गए, ठीक। धीरे धीरे जब ये सारे के सारे एक ही व्यक्ति के अंदर आने लगे, ऐसे मान लो ये 10 गांव थे, अब ये 10 गांव का एक ही राजा है मान लो, ठीक। तो ये धीरे धीरे करके बेटा बन गए महाजनपद, महाजनपद बन गए धीरे धीरे करके। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर उस समय पे, भारत के अंदर 16 महाजनपद टोटल बन गए धीरे धीरे करके, ठीक। 16 महाजनपद बन गए। अब महाजनपद में प्रॉब्लम क्या हो गई, महाजनपद में ये प्रॉब्लम हो गई कि अब लालच आ गया। राजा क्या चाह रहा था, जो राजा था जिसने ये, जिसके अंदर ये मान लो 10 गांव, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसके अंदर ये 10 गांव आ रहे थे, उसको क्या लगा, उसको लगा कि मुझे भी क्या है, मेरा बेटा भी अब राजा बने, मेरा बेटा भी क्या बने, मेरा बेटा भी अब राजा बने। उसके अंदर भी लालच आना स्टार्ट हो गया। वैसे सेम ब्राह्मणों के अंदर लालच आना स्टार्ट हो गया कि क्या हो कि मैं अगर ब्राह्मण का काम कर रहा हूँ तो मेरा बेटा भी क्या करे, ब्राह्मण का काम ही करे, क्षत्रिय, हाँ इसमें बहुत फायदा, मेरा बेटा भी ये करे, ठीक। तो अब लालच जब आना स्टार्ट हो गया तो लोगों में हर तरफ से लालच बढ़ा। एक तो किसमें, वंशवाद में। दूसरा लालच किसमें बढ़ गया बेटा, दूसरा लालच किसमें बढ़ गया कि अब हमें प्रॉपर्टी भी इकट्ठी करनी है, क्योंकि अब जनता रुक चुकी थी। तो जनता जहाँ भी रुकती है किसी गांव में, तो गांव में चाहते हैं, सभी चाहते हैं क्या कि हमारी प्रॉपर्टी हो, हमारी ज़्यादा ज़मीन जायदाद हो। वैसा ही लालच आ गया। जब वैसा लालच आया बेटा, तो होना क्या स्टार्ट हो गया कि बहुत सारे यज्ञ होना स्टार्ट हो गए कि जी आप ऐसे वाला यज्ञ करवा लो, इससे आपका क्या हो जाएगा, क्षत्रिय मान लो कहीं फाइट करने जा रहा है तो उसको बोल दिया आप फाइट जीत के आओगे, आप युद्ध जीत के आओगे, आप ये वाला यज्ञ करवा लो, ठीक है। आप राजा ही अपने बेटे को राजा बनाना चाहता है तो आप ये वाला यज्ञ करवा लो। तो इसमें याद रखना, इसमें ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। और धीरे धीरे करके क्या हो गया, इसमें बहुत सारे गॉड बनना स्टार्ट हो गए, बहुत सारे ब्राह्मणों ने यज्ञ करवाना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारी चार चीज़ें आ गई। और मैंने दूसरी तरफ आपको बताया कि जमीन जैसे कि भूमि का टुकड़ा, अब मान लो कोई यज्ञ करवा रहा है तो दक्षिणा में क्या मांगता था कि मुझे इतनी भूमि जो है वो दक्षिणा में दे दो, ठीक है, दक्षिणा में दे दो। तो यहाँ पे आपका ट्रेड क्या बन गया, एग्रीकल्चर बन गया। तो एग्रीकल्चर करने के लिए एक चीज़ और ध्यान रखना, ये कॉमन सेंस, ठीक, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्रीकल्चर अगर यहाँ पे ट्रेड था तो एग्रीकल्चर करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, हल की जरूरत पड़ती है ना। तो मतलब कि आयरन भी यहाँ पे इन्वेंट हो चुका था, और क्वेश्चन एक और याद रखना कि जो मनुष्य ने सबसे पहले धातु यूज करी थी वो कॉपर थी, कॉपर यूज करी थी यहाँ पे। और कॉपर और ब्रॉन्ज को मिला के लेटर वैदिक एज में जो है वो आयरन यूज करना स्टार्ट कर दिया था मनुष्य ने, ठीक। यहाँ तक समझ आ गया होगा, यहाँ तक समझ आ गया है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे ये 2 एजेस हमने पढ़ ली, ठीक। अब टाइप्स ऑफ वेद, अगर वैदिक में टाइप्स की बात करेंगे तो नेम ऑफ वेद जो सभी को पता है, मैक्सिमम सभी को पता है, कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये आपके 4 वेद जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद इसमें है क्या की फीचर्स, इट इज द अर्लीस्ट फ्रॉम द वेदास, ऋग्वेद की बात करने हैं, ठीक है, कि वेदास में सबसे क्या है, अर्लीस्ट जो है वो आपका ऋग्वेद है, ओके। अर्लीस्ट रेफर इन द सिंगिंग, ठीक, कौन सा, सामवेद जो है वो अर्लीस्ट रेफर ऑफ सिंगिंग है, ठीक। यजुर्वेद, इट इज आल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ प्रेयर्स,
ठीक है, प्रार्थना, प्रार्थना कैसे करी जाती है, क्या की जाती है, उसमें सारी चीज़ें, मंत्र वगैरह इसमें सारी चीज़ें रखी हैं। अदर वेद, द बुक ऑफ द मैजिक एंड द चार्म्स। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा ये आपको ओवरव्यू इन बुक्स का, इनमें क्या क्या है, इस वेद में क्या क्या है, वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक, अभी तक बेटा हम अपनी स्टोरी में ये चीज़ें देख चुके क्या, कि हमारे बहुत ही मैनेज्ड थे, हम बहुत ही मैनेज्ड लोग थे। और धीरे धीरे करके क्या हो गया, धीरे धीरे करके कुछ लोग आए जिनका नाम था आर्यंस, और उन्होंने क्या किया, राजनीति करना स्टार्ट किया। राजनीति में उन्होंने जनता को रोक दिया, जनपद बनना स्टार्ट हो गए, जिसको हमने मावी कहा। और उसमें एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति था जिसको हमने क्या, मावन कहा। और धीरे धीरे करके लोगों में लालच आ गया। मतलब कि पहली बात याद करो जो मैंने पिछले लेक्चर में समझाई थी आपको, पहली बात कि अब हम धीरे धीरे मैनेज से अनमैनेज की तरफ जा रहे हैं। अब बेटा हुआ क्या कि ये जो आपकी एजेस चलती रही, जो आपकी ये वाली एजेस चल रही थी, ठीक, अगर ऋग्वेद की बात करूंगा, ठीक है, तो ये आपकी, और लेटर वेद ये आपकी, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट जो थी आपकी ये एजेस जब चल रही थी, ठीक, तो नियर अबाउट आपकी 600 BC के राउंड अबाउट जब ये एजेस पहुंच चुकी थी, 600 BC के राउंड अबाउट ये चीज़ पहुंच चुकी थी, तो हुआ क्या, लोग बहुत परेशान होना स्टार्ट हो गए। बहुत परेशान होना स्टार्ट हो गए। क्यों परेशान हो रहे थे? क्योंकि हर किसी में लालच आ चुका था। हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, अपने बच्चों के बारे में सोच रहा था। लेकिन कोई भी एक दूसरे के साथ जिस तरह से यूनिटी रहती थी उस तरह से यूनिटी अब थी नहीं। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, लोगों में लालच आ गया, सारी चीज़ें आ गई, मैंने आपको बताया, फाइटें होना स्टार्ट हो गई थी, फाइट्स हो रही थी। तो उसी टाइम पे राउंड अबाउट 600 BC के करीब एक नई चीज़ निकल के आई, और वो आपका था बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। पनपा, बहुत अच्छे तरीके से पनपा, और बहुत अच्छा राइज मिला इसको 600 BC के करीब। किसको? बुद्धिज्म और जैनिज्म को बहुत ज़्यादा राइज मिला यहाँ पे। क्यों मिला? क्योंकि लोग परेशान हो चुके थे। तो जो लोग हिंदू धर्म से परेशान हो गए, उन्होंने ही बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो है वो राइज होना वहाँ पे स्टार्ट हो गया। यहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म का, और इसको कहा जाता है, और ये जब 600 BC के राउंड अबाउट की बात है तो इसको ही कहा जाता है। मैंने आपको पीछे एक और चीज़ बताई थी, क्या कि लोग क्या करेंगे, लोग जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो इजी वे ढूंढेंगे, और उस इजी वे से निकलने के लिए क्या होगा? रिवॉल्ट, विद्रोह। ठीक, तो यहाँ पे जो रिवॉल्ट हुए, इसी को पहला कहा जाता है धार्मिक विद्रोह पहला। अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो पहला जो धार्मिक विद्रोह हुआ है आपका, वो कब हुआ है? 600 BC में हुआ है आपका। ठीक, बुद्धिज्म की अगर बात करेंगे तो इसको जो है वो किसने फाउंड किया था, किसने इसका लेसन दिए हैं? गौतम बुद्धा ने। ठीक, बुद्धिज्म में अब लोगों को क्या था, लोगों को वहाँ पे बोलना नहीं दिया जा रहा था। जैसे राजा था वो सिर्फ अपनी मनमानी कर रहा था, तो लोग परेशान हो चुके थे। तो गौतम बुद्ध ने क्या बोला कि तुम आओ, हम बुद्धिज्म में जाएंगे, और बुद्धिज्म में क्या करेंगे, सबको बराबर अधिकार होगा। किस चीज़ का? राइट टू स्पीच, बोलने का, तुम अपने विचार रख सकते हो। ठीक है, राइट टू एक्शन, बोलने के बाद तुम अपने आप से काम कर भी सकते हो, कोई भी एक्शन ले सकते हो। राइट टू लिवहुड, अपने स्टाइल से जी सकते हो अपनी लाइफ। ठीक, राइट एफर्ट, अच्छी जगह पे एफर्ट मारेंगे हम और उनका आपको फल भी मिलेगा। ठीक, राइट मेडिटेशंस, राइट मेडिटेशन, राइट व्यू, ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने बोली थी। दूसरी तरफ जैनिज्म जो है वो किसने? वो महावीर ने जो है वो इसका किया, और इसमें स्मर्त ज्ञान, ठीक है, राइट नॉलेज मतलब की राइट नॉलेज की बात की थी कि हमें क्या चाहिए, हमें नॉलेज होना चाहिए पूरा। राजा क्या करते थे उस टाइम पे, पीछे अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने बताया कि लालच आ चुका था, राजा किसी का नॉलेज नहीं मानता था, राजा सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करता था। तो इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे राइट नॉलेज, सबको जो है वो ज्ञान देने का हक है, और सबको राइट अच्छा ज्ञान मिलेगा, एंड राइट थॉट, और अच्छे विचार आएंगे और अच्छा जो है वो नॉलेज सबको मिलेगा। ये था आपका जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। एक चीज और ध्यान रखना बेटा। ठीक,
हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी अभी कुछ लोगों को लगेगा कि बीच में से कुछ चीज़ें सीधी सीधी स्किप हो गई, तो एक चीज़ ध्यान रखना, अभी हम ओवरव्यू लेके चल रहे हैं, जस्ट ओवरव्यू। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो क्या कर रहे हैं, जो क्या कर रहे थे, जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे होंगे, या जिनका बैकग्राउंड जो है वो आर्ट्स बैकग्राउंड, आर्ट्स स्ट्रीम से होंगे, जिन्होंने ये चीज़ें पढ़ रखी होंगी, उनको ये पता होगा कि ये और भी डीप होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम प्रेपरेशन कर रहे होंगे, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने कभी हिस्ट्री देखी नहीं है। तो हम चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हैं, चाहे वो आर्ट्स कॉमर्स या साइंस के हैं, हम पहले ओवरव्यू बनाएंगे बेटा, पहले ओवरव्यू लेते जाएंगे एक, उसके बाद धीरे धीरे करके हम इन चीज़ों को डेप्थ में लेते जाएंगे। ओवरव्यू करना बहुत ज़रूरी है। आज अभी जो आपके 5-6 लेक्चर चलेंगे वो चलेंगे सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू, जिसमें आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, एक स्टोरी पूरी की पूरी याद हो जाएगी, और स्टोरी के बाद जब मैं डेप्थ में लेते जाऊंगा तो आप स्टोरी को वहाँ से कैप्चर करते जाओगे। ठीक, ओके। सो बेटा ये थे आपके सारे के सारे, मैंने आपको ये पढ़ा दिया सारा का सारा बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब इसके बाद मैंने एक और चीज़ बताई आपको कि धीरे धीरे राजनीति के चलते हुए क्या हो गया था, महाजनपद बन गए थे। कितने महाजनपद बन गए थे आपके? 16 महाजनपद बन गए थे। फटाफट एक काम करो, ठीक, ये वाले जो 16 महाजनपद हैं इनका फटाफट एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो जो आपको बाद में काम आएगा। ये आपके 16 महाजनपद बन गए, ठीक, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये सारे के सारे महाजनपद भारत के अंदर महाजनपद बन गए, जिनका एक एक राजा हुआ, और इनके अंदर बहुत सारे गांव हुए जिनको राजा अब शोषित करते थे। शोषण करना राजाओं ने स्टार्ट कर दिया था। ठीक, तो सबसे जो सबसे क्या था, जो सबसे इनमें सबसे जो स्ट्रांग माना जाता था, इनमें जो सबसे स्ट्रांग माना जाता था वो किसको माना जाता था बेटा? वो माना जाता था मगध को वेरी पावरफुल फ्रॉम ऑल ऑफ द 16 महाजनपद, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता था। अब इसका कारण क्या था? इसका ये मेन कारण था। अगर आप इंडिया का ये वाला हिस्सा देखोगे तो मगध जो था वो आपका यहाँ पे था। अब देखो इसका कारण देखो स्ट्रांग क्यों था। पहली चीज इसमें ये थी कि अगर आप देखोगे तो इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है, ठीक, और इस तरफ का एरिया हमारा नहीं है, इस तरफ भी पानी, सपोज करो सारी तरफ, ठीक, तो ये सारा पानी ही था हमारी तरफ। तो पानी उस समय बोट थी नहीं, शिप्स थे नहीं हमारे पास, तो कोई भी यहाँ से अटैक नहीं कर सकता था। तो ये इसकी सेफ साइड्स थी। अटैक कहाँ से होगा? ऊपर से अटैक होगा। लेकिन ये यहाँ पे आके था, ये देखो इंडिया के मैप में यहाँ पे आके था ये बेटा, ठीक, तो जब भी कोई अगर ऊपर से आएगा तो वो अटैक करता हुआ बाकी महाजनपद से आता था। बाकी महाजनपद उसको सारे के सारे हरा के आना पड़ता था, जो कि एक बहुत ही टिपिकल काम था। तो ये धीरे धीरे करके इसलिए स्ट्रॉन्ग हो गया। दूसरी चीज़ क्या थी? ये साउथ वाले एरिया में यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल हैं, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जंगल थे, तो यहाँ पे इजीली जो है इनको क्या, हाथी घोड़े इस तरह की चीज़ें जो है, ठीक, इजीली प्रोवाइड हो जाती थी। फाइनेंशियली ये क्यों स्ट्रॉन्ग थे? क्योंकि उस टाइम पे लकड़ी का बिजनेस, जैसे मैंने आपको बताया जंगल था, तो वहाँ पे जड़ी बूटियों का और लकड़ी का बिजनेस भी ये अच्छा करते थे, जिसकी वजह से ये फाइनेंशियली भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ठीक, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि 16 जनपद में से कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था? मगध ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और क्यों था वो मैंने आपको बता दिया, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग था ये। ठीक, दूसरी तरफ अगर बात करें इनके हथियारों की, तो वो इजीली इनको जंगल में जो है वो ऊँट वगैरह, इनको हाथी घोड़े जो है, सॉरी ऊँट नहीं, इनको जो है वहाँ पे हाथी वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाते थे। ठीक, धीरे धीरे करके बेटा, ठीक, वहाँ पे जो है वो आपकी और डायनेस्टीज आएंगी, ठीक, जो कि अब डायनेस्टीज वंशवाद मैंने आपको बताया ना कि क्या हुआ, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो धीरे धीरे वंशवाद फैलना स्टार्ट हुआ। वो वंशवाद कैसे फैलना स्टार्ट हुआ और क्या कौन सा वंश आया, किस तरह से वंश आया, वो हम सारा का सारा जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और कमेंट, शेयर एंड लाइक जरूर करें, क्योंकि आप करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और अच्छा कंटेंट लेके आपके लिए जरूर आऊँगा। थैंक यू।